चलो, फर्स्ट अपना क्या था, रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर मेरे को मेंटेन करने का है, MGT 1 में डिबेंचर होल्डर का, MGT 2 में मेंटेन करने का है। एंड उसमें सारा डिटेल्स होएगा अबाउट द मेंबर्स हु आर देयर, हु हैव व्हाट इज द पैन, व्हाट इज देयर एड्रेस, कितना शेयर्स होल्ड करता है, कभी मेंबर बना कभी मेंबर नहीं बना। और ये सारा डिटेल डालने के पहले कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेगा, या जो कमिटी फॉर्म किया है दैट कमिटी विल अप्रूव कि ऐसा होने वाला है। विदिन 7 days ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड वी हैव टू पुट द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर 50 से ज़्यादा मेंबर्स है तो इंडेक्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं ज़रूरत है। किधर रखूंगी, 94 बोलता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने का, विद इन सिटी, सेम टाउन, सिटी, विलेज। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अगर एनी अदर प्लेस रखना है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर जिसके पास होगा, वो मेंबर्स जिधर रिसाइड होता है उधर में उसको रख सकती है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जिधर भी रिसाइड होता है उधर में रख सकती है। अगर मैंने बनाया है रजिस्टर, देन आई हैव टू प्रिजर्व इट परमानेंटली। उसको मैं कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ, 8 साल का लिमिट उसको अप्लाई नहीं होता है। नाउ फॉरेन रजिस्टर, हाँ, डेथ, इंसॉल्वेंसी, प्लेज, हाइपोथिकेशन जो भी है, ऑल ऑफ दैट विल बी इंक्लूडेड इन माई रजिस्टर। नाउ कमिंग टू फॉरेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर में रखने वाली हूँ आउटसाइड इंडिया, जब मेरे मेंबर्स है आउटसाइड इंडिया। बट मुझे फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, आई नीड अ ऑथराइजेशन फ्रॉम द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कि तुम ऐसा रजिस्टर मेंटेन कर सकता है। इट इज़ लाइक अ डुप्लीकेट रजिस्टर, मतलब वहाँ का जो भी एंट्री है, ऑल दैट एंट्री विल ऑल्सो बी डन इन माई प्रिंसिपल रजिस्टर। And when will the entry be done in the foreign register? When it is approved by the board or the relevant committee। and वहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर में, प्रिंसिपल रजिस्टर में 7 दिन के अंदर एंट्री करना है, यहाँ पे 15 दिन के अंदर एंट्री करने का है। और वो एंट्री मेरे को वापस फॉरेन रजिस्टर का जो है वो प्रिंसिपल रजिस्टर में भी करने का है। अगर फॉरेन रजिस्टर मुझे क्लोज करने का है तो वो मैं क्लोज कर सकती हूँ, लेकिन वो प्रिजर्व करूँगी मैं फॉर एवर। अगर डिबेंचर होल्डर का फॉरेन रजिस्टर है तो 8 साल के लिए, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर का 8 साल के लिए। क्लोज करने के पहले सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैं प्रिंसिपल रजिस्टर में उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। अगर मुझे मेरा रजिस्टर क्लोज करना है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस तो मैं क्लोज कर सकती हूँ। मुझे 7 days का नोटिस देना पड़ता है, एंड आई कैन क्लोज फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days एट अ टाइम एंड 45 days इन 1 year। उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ क्लोज। No, this is for register। Okay, is that clear? Now coming to beneficial interest। अगर किसी का beneficial interest है in the shares of the company, then that beneficial interest has to be declared and the company has to file the return with the ROC within a period of 30 days in form Ben 4। तो MGT 4 नहीं, Ben 4 है। हाँ, Ben 4 is for SBO। हाँ, she's right, Ben 4 is for SBO, correct। तो MGT 4 में करने का है और वो 30 days के अंदर ROC के साथ फाइल करना है कि ये लोग जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। जो मेरे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, जैसा म्यूचुअल फंड है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये लोग ऑलरेडी बेनिफिशियली होल्ड करते हैं, तो वो लोग को ये रूल अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिपोर्टिंग अंडर सेबी। देन हाँ, वही है, करेक्ट। देन कमिंग टू सिंगापुर वाला SBO था। हाँ, सिंगापुर एग्जाम्पल SBO था। दिस इज ट्रस्ट। अगर माइनर होल्ड कर रहा है तो वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है। माइनर गार्डियन होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो नाउ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, SBO को कभी करना है जब भी इंडिविजुअल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% से ज़्यादा, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या, ऑपरेटिंग या फिनेंशियल डिसीजन में उसका से है, तो वो हो जाएगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। या फिर उसके पास 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, 10% से ज़्यादा डिविडेंड ले सकता है, या 10% से ज़्यादा शेयर कैपिटल है, तो वो बन जाएगा SBO। अगर SBO है तो ओनस किसके ऊपर है, ओनस इज ऑन द कंपनी एंड द कंपनी हैज़ टू टेल द SBO कि तेरे को डिक्लेरेशन देने का है। वंस उसको बोला कि डिक्लेरेशन देने का है तो ही हैज़ टू गिव द डिक्लेरेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days इन फॉर्म Ben 4। 30 days के अंदर उसको डिक्लेरेशन देने का है। वो जो डिक्लेरेशन है अगर उसने दिया है विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या मुझे लगता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, या वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है,
तो आफ्टर द एंड ऑफ 30 days आई विल गो टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days एंड आई विल टेल द ट्रिब्यूनल कि ये मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. ट्रिब्यूनल विल पास एन ऑर्डर. Within 1 year I have to decide whether the order I am okay with it, or I have to tell him that I am not okay with it, and he will again pass the order after giving both the parties opportunity of being heard. Then ये हो गया नॉन एप्लीकेबिलिटी सेम, जहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स ये सब को अप्लाई नहीं होगा, कॉन्ट्रावेंशन होगा तो फाइन लगेगा. नाउ कमिंग टू मीटिंग्स. पहले मीटिंग्स करेंगे क्योंकि मीटिंग्स का प्रोविजन है. दो टाइप का जनरल मीटिंग्स होता है, एक है एनुअल जनरल मीटिंग और एक है EGM. एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो एवरी ईयर एक बार होता है. EGM जो है वो अगर मुझे कोई शेयर होल्डर्स को बुला के डिसीजन पास करना है but I don't want to wait till the end of the year, then in that case I will call a EGM and EGM में मैं matters discuss करूँगी. AGM मुझे कभी तक करने का है, अगर मेरा फर्स्ट AGM है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसमें रजिस्ट्रार मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं देगा. अगर सब्सिक्वेंट है तो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट सेकेंड के बीच में 15 months का टाइम गैप हो सकता है, और विद इन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. यहाँ पे अगर सफिशिएंट कॉज है और मैं रजिस्ट्रार को प्रूव कर सकती हूँ तो वो मुझे 3 months का एक्सटेंशन देगा. EGM जो है वो मैं कभी भी होल्ड कर सकती हूँ, बट अगर EGM जो है वो मैंने मेंबर्स ने बोला कि मेंबर्स खुद आके बोल रहे, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे कि मुझे EGM होल्ड करना है, तो वो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे EGM होल्ड करना पड़ेगा. वो लोग जब भी मुझे नोटिस देते हैं उसके 21 days के अंदर मुझे होल्ड करना है, मैक्स टू मैक्स 45 days के अंदर करने का है. अगर मैंने 45 days में नहीं किया तो देन मेंबर्स खुद से मीटिंग बुला सकते हैं और 3 months में जो भी है वो लोग मीटिंग बुला के कर सकते हैं. बट ये वाला मीटिंग जो है वो एडजर्न नहीं हो सकता है. 3 months के अंदर वो लोग को मीटिंग बुला के करना है. जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी कंप्लायंसेस करना है वो कंपनी करेगा, and company will bear the cost even if the members do all the compliances or bear the cost of the entire thing. 1/10 of the members holding paid up capital or voting power are the people who can call for a EGM. ठीक है. Now coming to annual return. क्या क्या चीज़ें annual return में अपने को चाहिए? प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस, होल्डिंग सब्सिडरी, वो सब का डिटेल्स चाहिए. शेयर, डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का डिटेल्स आएगा. इंडेटनेस ऑफ द कंपनी का डिटेल आएगा. कौन से मेंबर्स है, क्या क्या शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, लास्ट ईयर में क्या क्या चेंजेस आए, वो सब का मेरा डिटेल्स आएगा. प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सन कौन है, कैसा चेंज हुआ है, उनका रेम्यूनरेशन क्या है, ये सारा डिटेल्स उसके अंदर आएगा. अगर पेनल्टी पनिशमेंट हुआ है तो क्या क्या पनिशमेंट लगा है उसका डिटेल्स. अगर सर्टिफिकेशन लगा है तो सर्टिफिकेशन का डिटेल्स आएगा. कौन सी मीटिंग्स हुई है और उसमें क्या रेजोल्यूशन पास हुआ है उसका डिटेल्स आएगा. एंड FI 9 कैसा हुआ, 10 है, 10 हुआ ना. हाँ, मैं शायद बीच में भूल गई. तो मेरे जो FI, हाँ ओके, तो FI का जो डिटेल्स है वो आएगा. तो ये 10 पॉइंट है जो एनुअल रिटर्न में मेरा आएगा. एनुअल रिटर्न कभी फाइल करने का है? विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग द AGM. और अगर AGM नहीं होल्ड किया है तो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट द AGM शुड हैव बीन हेल्ड. अगर क्या था और कुछ बोल रही थी मैं, हाँ, it has to be signed by company secretary, by the director, company secretary signing and company secretary certifying. दोनों अलग अलग company secretary होना चाहिए. एंड अगर नहीं कंप्लाई किया तो फाइन लगेगा. हाँ, CS इन प्रैक्टिस लगेगा जब भी मोर देन 10 crores का शेयर कैपिटल है या टर्नओवर मोर देन 50 crores है, और MGT 8 में इसका फाइलिंग होएगा. सर्टिफिकेशन बाय CS कभी लगेगा. ओके. देन ये प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर हो गया है. प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग. क्या क्या प्री रेक्विजिट्स है? तो फर्स्ट है मेरा नोटिस होएगा. नोटिस में क्या बोलता है कि मेरे को 21 days का क्लियर नोटिस देने का है. क्लियर नोटिस क्या होता है? द डेट ऑफ होल्डिंग द मीटिंग एंड द डेट ऑफ सेंडिंग द नोटिस हैव टू बी एक्सक्लूडेड. बीच का जो टाइम है वो 21 days होना चाहिए. अगर वो 21 days है तो फिर मीटिंग बराबर है. लेकिन कभी कभी मेरे को शॉर्टर नोटिस पे बुलाने का है. अगर शॉर्टर नोटिस पे बुलाने का है तो 95% ऑफ द मेंबर्स हैव टू अग्री कि शॉर्टर नोटिस पे बुला सकता है. देन इन दैट केस आई कैन कॉल फॉर अ मीटिंग एट अ शॉर्टर नोटिस. और वो मैं टेक्स्ट, ईमेल, पोस्ट से भेजूंगी. वो लोग को सब बताऊंगी क्या क्या डिस्कशन होने वाला है.
अगर मैं स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाली हूँ, व्हाट इज स्पेशल बिजनेस, समथिंग दैट इज नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस, अगर मैं स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाली हूँ, तो in that case along with the notice I will also have to give a explanatory statement under section 102 giving the details of what all things I am going to discuss. अगर मेरा मीटिंग ऐसा है जहाँ पे मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करने वाला है, 75% या मोर से लोगों का अप्रूवल चाहिए, तो देन माई नोटिस विल ऑल्सो स्पेसिफाई कि स्पेशल नोटिस पास होने वाला है. माई नोटिस विल ऑल्सो गिव अ फॉर्म जहाँ पे मैं बोलूँगी कि प्रॉक्सी अपॉइंट करने वाली हूँ मैं, तो तुमको अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो ये फॉर्म भर के तुम मेरे को दे देगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग करने वाली हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीन से पोलिंग करने वाली हूँ, तो माई नोटिस विल ऑल्सो से कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीन से होने वाला है, कट ऑफ डेट के पहले मुझे बता दो कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक करने का है कि मीटिंग में आके करने का है. अगर पोस्टल बैलेट वाला है तो माई नोटिस विल मेंशन कि पोस्टल बैलेट होने वाला है, अगर पोल है तो वो बताएगा. So my notice will give every detail about all the things that we have studied under this chapter about the meeting that is going to be conducted. Now किसको किसको मीटिंग देने का है, मेंबर्स, नोटिस देने का है, मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, असाइनी, क्रेडिटर, अरे ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स को. अगर पोस्ट से भेजा है तो 48 आवर्स में मेरा वो नोटिस डीम्ड हो गया कि मैंने भेज दिया, जब इसे पोस्ट करूंगी उसके 48 आवर्स से. कौन सा बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड डिविडेंड का डिक्लेरेशन. दीज आर ऑर्डिनरी बिजनेस. ये बिजनेस को छोड़ के सब कुछ जो करेंगे वो क्या है, स्पेशल बिजनेस है. देन कमिंग टू कोरम, मीटिंग में कोरम होना चाहिए. नाउ डिपेंडिंग ऑन वेदर आई एम प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, कोरम चेंज होएगा. कोरम में प्राइवेट कंपनी में मेरे को 2 मेंबर्स पर्सनली चाहिए. पर्सनली मतलब प्रॉक्सी में आएगा तो नहीं चलेगा, पर्सनली खुद आना चाहिए साक्षात. एंड इन पब्लिक कंपनी अगर 1000 से कम है तो 5 मेंबर, 1000 से 5000 है तो 15 मेंबर एंड 5000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर्स. अगर मेरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कोई हायर नंबर बोलता है तो दैट हायर नंबर हैज़ टू बी प्रेजेंट. कोरम के लिए मैं मीटिंग चालू होने के बाद हाफ एन आवर वेट करेगी. हाफ एन आवर में कोरम आना चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ सकती है. अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं आया तो मीटिंग अडजर्न हो जाएगी टू द सेम डेट, सेम डे, टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक. इसमें 3 डेज का नोटिस देना है. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेम जगह पे नहीं करना है तो वो दूसरी जगह पे डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे मीटिंग रखना है. अगर रिक्वेजिशनिस्ट वाला मीटिंग है तो वो मीटिंग कभी अर्जेंट हो ही नहीं सकता है. अगर मैंने 3 मैटर डिस्कस कर लिया और 2 मैटर डिस्कस करने का बाकी था और कोरम कम हो गया तो जो कोरम में था तभी रेजोल्यूशन पास किया वो वैलिड रहेगा, उसके बाद का जो रेजोल्यूशन है वो वैलिड नहीं रहेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और मिनट साथ में करेंगे. चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वो है जो मैनेज करेगा, डेकोरम मेंटेन करेगा एंड मिनट्स भी मेंटेन करेगा. तो वो इंश्योर करेगा कि सब कुछ बराबर से मीटिंग में चल रहा है, कोई का झगड़ा होगा तो बैठ जाओ ऐसा करेगा. नाउ जो मिनट्स चेयरमैन है, चेयरमैन जब भी मीटिंग बुलाता है तो चेयरमैन को पहले कैसे अपॉइंट करेंगे, बाय शो ऑफ हैंड्स. अगर मेंबर्स बोलते हैं कि नहीं शो ऑफ हैंड से नहीं करने का है, पोल करने का है, तो पहले शो ऑफ हैंड से चेयरमैन करेंगे, फिर वो पोल करेगा और फिर पोल में डिसाइड होगा कौन दूसरा चेयरमैन है एंड दैट चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. नाउ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो टू मेंटेन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या बोलता है, जरा जाते हैं मिनट्स के पास. यस, मिनट्स ऑफ द मीटिंग. तो जो भी डिस्कस हुआ है एट द मीटिंग, he has to maintain a record of everything that is being discussed. उसका true and fair record देना है, बड़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलने की है. And once he has given the true and fair record of the company, he has the right to record whatever he wants to record in the minutes, which means that he can exclude things which are defamatory. अगर ऐसा लगता है कि कुछ defamatory है तो वो exclude कर सकता है. समथिंग विच इज़ इररेलेवेंट तो वो निकाल सकता है. एंड समथिंग विच ही फील्स इज डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. अगर मैं कोई कॉम्पिटिटर की बात कर रही हूँ विच आई डोंट वांट टू इंक्लूड, इट इज़ डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट, तो वो ये सब चीज़ें निकाल सकता है. तो ही हैज़ द राइट टू record whatever he wants to record and these minutes has to be recorded and signed by the chairman.
अगर बोर्ड मीटिंग है तो चेयरमैन ये मीटिंग का या सब्सिक्वेंट मीटिंग का साइन कर सकता है, लेकिन अगर जनरल मीटिंग है तो ये ही चेयरमैन को साइन करना है, लेकिन विद इन 30 days ही हैज टू साइन एंड फाइनलाइज द मीटिंग। बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल उसका डेथ हो गया या इनकैपेसिटी हो गया, कहीं बाहर चला गया, then board of directors will authorize one director who will sign in absence of the chairman. This is important because this has been asked in your practical case study type of questions. Now that is about chairman. Next क्या है? voting proxy, sorry, yes, proxy. प्रॉक्सी अपन अपॉइंट कर सकता है जो अपने बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड करेगा, लेकिन मीटिंग में गपचुप बैठने का, कुछ बोलने का नहीं। वोट कर सकता है अगर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट है तो। उसका जो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट है कितने टाइम के पहले मुझे बताना है? 48 आवर्स के अंदर। और मुझे इंस्पेक्शन कब तक करना है? 24 आवर्स, और ड्यूरिंग द मीटिंग व्हेन इट इज गोइंग ऑन, तभी मैं उसका प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कर सकती हूँ। अगर मेरे को प्रॉक्सी अपॉइंट किया एट अ टाइम कितने लोगों के लिए बन सकता हूँ? 50 या होल्डिंग 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आई कैन बी अपॉइंटेड एज द प्रॉक्सी। एंड हाँ, प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट हो गया। नाउ कमिंग टू वोटिंग। वोटिंग में 4 अलग अलग तरीके से होता है। फर्स्ट है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, हाथ दिखाने का, वोटिंग करने का और डिसाइड करने का, रेजोल्यूशन तभी के तभी पास हो जाता है। सेकेंड है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब मेरे वेबसाइट पे मैं बोलूँगी कि तुमको आके वोट करने का है, यू विल गेट अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, वहाँ पे जाके तुमको वोट करना है वेदर इन फेवर और अगेंस्ट। यहाँ पे एक कट ऑफ डेट होता है विद इन विच द मेंबर्स हैव टू डिसाइड। नोटिस में आई विल टेल दैट यू हैव टू अटेंड द यू कैन वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऐसा मैं बोलूँगी। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से मैंने उनको बोला है वोट करना है, तो विद इन 7 days वो कट ऑफ डेट है, 7 days के अंदर उसको बताने का है कि वेदर ही इज गोइंग टू वोट इलेक्ट्रॉनिकली या फिर वो मीटिंग में आके वोट करने वाला है। अकॉर्डिंगली मैं उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दूंगी। जो मेंबर as on the cutoff date is the member of the company, only that member will be entitled to vote at the meeting. Then और क्या था इलेक्ट्रॉनिक? हाँ, स्क्रूटिनाइजर पे जाएंगे। हाँ, कभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अवेलेबल रहेगा अपने पास? 3 days बिफोर द मीटिंग, और मीटिंग के एक दिन पहले बिफोर 5 o'clock को बंद हो जाएगा, करेक्ट? That is about this. Notice will have to say everything and it will also be published on the website. न्यूज़पेपर में मेरे को बोलना है तो न्यूज़पेपर में डाल सकती हूँ, और अगर कुछ ग्रीवियंसेस है तो मेरे पास ग्रीवियंस ऑफिसर है जिसको मैं बोल सकती हूँ कि तुम लोग सब देखने का, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलने का। नाउ स्क्रूटिनाइजर, मैं स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करूँगी जो इंश्योर करेगा कि ये सब जो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है वो कोई देख नहीं सकता है टिल द टाइम द एक्चुअल मीटिंग डजंट हैपन। If I have voted electronically at the meeting, before the meeting, then I can attend the meeting, but I cannot again vote at the meeting. Now scrutinizer जो actual meeting है उसमें poll, postal ballot जो भी है, he will see whatever the vote is and then he will take the votes of the meeting, take the votes of the electronic means, and within 3 days he will tell the chairman कि क्या exactly resolution pass हुआ है। जब भी वो वोट काउंट करता है he will need 2 people who are independent, not employees of the company, who will be a witness to see that whatever he is doing he is correctly doing, and he will not give the data to anyone till the time he has finalized on the votes, and after that he will inform the chairman। उसके बाद जो भी resolution pass हुआ है नहीं हुआ है will be informed by the chairman, and that will also be published on the website of the company and also on the website of the agency and हाँ, स्क्रूटिनाइजर का एजेंसी, एंड अगर लिस्टेड कंपनी है तो इट विल बी पब्लिश्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट, एंड वो स्क्रूटिनाइजर अपना रिपोर्ट देगा विच विल बी फाइल्ड अलोंग विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। नाउ कमिंग टू वोटिंग बाय पोल। पोल से अगर मेरे को वोटिंग करना है, कौन बनेगा करोड़पति? क्या हुआ? खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, तो अगर मेरे को वोटिंग करने का है पोल से, जहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति होता है, या फिर देसी स्टाइल में होएगा, सब लोग आके अपना चिट्ठी डालेगा एंड चिट्ठी के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। नाउ मेंबर्स कैन आल्सो आस्क फॉर अ पोल टू बी हेल्ड, एंड कौन से मेंबर्स होंगे वो? जिसका 1/10 ऑफ कैपिटल या लेस देन 5 ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल होगा, या 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। ये लोग मेंबर्स बोल सकते हैं कि हमको पोल चाहिए, तो पोल अगर डिमांड किया है तो पोल करना पड़ेगा। नाउ अगेन इसमें भी स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होगा, वो देखेगा कि सबका साइन, जो लोग आ रहे हैं उसका साइन क्या है,
वो वोट्स काउंट करेगा, मीटिंग के वोट्स काउंट करेगा, 3 दिन के अंदर वो उसका रिपोर्ट देगा, चेयरमैन को देगा, चेयरमैन बोलेगा अप्रूव हुआ है रेजोल्यूशन, नहीं अप्रूव हुआ है, एंड उसके बेसिस पे होगा। बाकी जो सब प्रोविजंस था कि विटनेस के सामने करने का, ऑल ऑफ दैट विल रिमेन द सेम व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस वन। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में क्या है, जहाँ पे की डिसीजंस है तो पोस्टल बैलेट होएगा। जब भी नोटिस भेजा उसके 30 डेज के अंदर the members have to give their decision as to whether they want to like they are voting in favor of the resolution or not voting in favor, and वो 30 days खत्म होने के बाद अगर किसी का जवाब आया तो will we consider that, we will not consider that. What are the matters which are discussed at the postal ballot by way of postal ballot is given in the particular section. तो section ने जहाँ पे बोला है कि postal ballot से ही होगा तो postal ballot से होगा। First क्या है, alteration. Just 1 second before we discuss the matters, this is not applicable to private companies, this is not applicable to OPC, सिर्फ public companies को ही ये applicable है। तो public companies में क्या क्या है, alteration of memorandum, alteration of articles of association, change in registered office of the company, देन क्या बोलता है, चेंज इन दी ऑब्जेक्ट लॉस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज किया है एंड ऑब्जेक्ट लॉस चेंज करना है टू यूटिलाइज दी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, देन यू विल नीड अ पोस्टल बैलेट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का शेयर इशू करना है तो पोस्टल बैलेट लगेगा। फिर मेरे को बायबैक ऑफ शेयर्स करना है, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स इशू किया है उसका अगर राइट्स चेंज कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स का राइट चेंज करना है तो मुझे पोस्टल बैलेट लगेगा। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के लिए पोस्टल बैलेट लगेगा। अगर मेरे को मेरा सब्सिडरी या पूरा कंपनी या उसका पार्ट कुछ बेचना है, स्लम सेल करना है, मर्जर एक्विजिशन, उसके लिए लगेगा। अगर लोन मुझे देना है विच इज़ अबाउ द, या बोरोइंग करना है विच इज़ अबाउ द स्पेसिफाइड लिमिट, तो पोस्टल बैलेट मुझे लगेगा। नाउ सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, जो लोग ने, मैं बोल रही हूँ तुम लोग क्यों थक रहे हो, 5 मिनट बस, मिनट से है, लास्ट पार्ट, लास्ट सर को मैं बोलूँगी लेट करने को। लास्ट पार्ट, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन क्या बोलता है कि अपन ने जो रेक्विजिशनिस्ट वाला रेजोल्यूशन है वो सारे मेंबर्स को सर्कुलेट होएगा। दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। प्रेसिडेंट और गवर्नर है या कॉरपोरेशन है तो दे कैन अपॉइंट सम पर्सन हु कैन बी अ मेंबर and who will be attending the minutes on meetings on behalf of the president, governor or the corporation. तो वो proxy नहीं होगा, वो proper member होगा, no one's listening. Then रेजोल्यूशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन है। अगर 50% मेजॉरिटी होगा तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% से ज़्यादा, एंट्रेंचमेंट में 75% से भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे एक्ट बोलेगा कि इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, जहाँ पे एक्ट ने कुछ नहीं बोला है उसके लिए अपने को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। देन उप्स ये भी बंद हो गया देन रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल बिजनेस। स्पेशल नोटिस के लिए 4 चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, एनुअल जनरल मीटिंग में रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है ऑडिटर का, डायरेक्टर रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी एंड डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ रिमूव डायरेक्टर। तो ये 4 चीज़ के लिए मेरे को स्पेशल नोटिस लगेगा। अर्जेंट मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन। ये सब रेजोल्यूशन, अग्रीमेंट, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग कोई भी है, सब कुछ ROC के पास जाके MGT 14 में देने का विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज मिनट्स। मिनट्स क्या बताऊं मैं, सब नहीं हुआ है, खाली चेयरमैन का मिनट्स के साथ लेना देना उतना हुआ है। लास्ट पार्ट है मिनट्स। क्या बोलता है मिनट्स, क्या बोलता है कि जो भी मिनट्स है वो तुमको रिकॉर्ड करने का है, परमानेंटली उसको संभाल के रखने का है। इन द दिस थिंग यू विल मेंटेन, नंबरिंग प्रॉपरली होना चाहिए, जो भी ट्रू एंड करेक्ट फेयर व्यू है वो डालने का है। चेयरमैन जो है वो मीटिंग मिनट्स मेंटेन करेगा, वो डालेगा। जो डिफेमेटरी है, नॉट इंटरेस्टेड, इररिलेवेंट चीज़ें हैं या डिट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, वो सारी चीज़ें वो निकाल सकता है, उसको मिनट साइन करने का है। अगर वो नहीं है, मर जाता है, तो हु विल साइन, डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड।
and this minutes of the meeting are available to the members. They can come and inspect the books and they have to give us, जब भी वो लोग ने रिक्वेस्ट किया है उसका, हाँ 10 रुपये देने का है, एंड विद इन 7 days उनको दिखा देने का है. अगर 7 days के अंदर नहीं दिखाया है तो वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, बोल सकता है नहीं दिखा रहा है, तो ट्रिब्यूनल विल फोर्स यू टू शो इट टू हिम और टू सेंड इट टू द हाउस ऑफ द पर्सन. एंड हाँ, हमेशा के लिए कस्टडी रखने का. That is it. We have completed the entire chapter. I hope you guys remember this. Okay, thank you so much. Bye bye online. Thank you.